नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपना पिछला एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने न्यूरो के विषय में चर्चा करी थी। मैं राजबिहारी रुंगटा, मैनेजिंग डायरेक्टर रुंगटा अस्पताल, फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया विषय लेके, जिसके बारे में अभी मैंने रिसेंटली फेसबुक पे एक वीडियो बना के पोस्ट किया था और मैंने देखा कि काफ़ी लोग इसके विषय में चिंतित थे या इसके विषय में उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी और वो जानना चाहते थे कि ये विषय कैसे सॉल्व हो जाए और उनकी ज़िंदगी पे उसका क्या असर हो रहा है। तो मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अपने रिसर्च करके थ्रू गूगल वेब के थ्रू जानकारी लेने की, डॉक्टर से चर्चा करने की, और इसीलिए ये आज का सेशन रखा गया है जिसमें जो इसके अथॉरिटी माने जाएं या जो फिजिशियन है जयपुर में जिनका 50 साल का अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में, उनके साथ में, और जो एक जानी मानी डाइटिशियन है उनके साथ में। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे साथ में जयपुर के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय, एथिकल जो फिजिशियन है जिसका हम खूब आदर करते हैं क्योंकि इनकी जो एथिक्स है वो सबसे प्राइमरी है और जो डॉक्टर का सबसे पहले होना ही चाहिए। डॉक्टर पीपी खंडेलवाल साहब, ये डॉक्टर साहब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से सीएमडी रिटायर हुए, तब भी रेलवेज में रहते हुए डॉक्टर साहब मुफ्त चिकित्सा सारे पेशेंट्स को देते थे। रुंगटा अस्पताल ज्वाइन करने के बाद भी डॉक्टर पीपी खंडेलवाल साहब ने पेशेंट्स की चिकित्सा में से अलग से कोई पारितोषिक नहीं लेते हैं। वो पूरे मनोभाव से यही कोशिश करते हैं कि उनके पेशेंट ठीक होने चाहिए और उनको सस्ते से सस्ता इलाज मिलना चाहिए और उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें पेशेंट का नुकसान हो सके। और डॉक्टर पीपी खंडेलवाल साहब एक चेस्ट फिजिशियन है और वैसे एक जनरल फिजिशियन की तरह सारे पेशेंट देखते हैं। साथ में हमारे साथ है डॉक्टर डाइटिशियन मनीला जी। मनीला जी का भी अनुभव करीबन डाइटेटिक्स में 15 साल का है और ये भी अपनी सेवाएं रुंगटा अस्पताल में एज ए डाइटिशियन दे रही है, सीनियर डाइटिशियन। आइए चलिए हम आज का जो टॉपिक है विटामिन D3 और B12 के ऊपर। विटामिन D3, B12 की डेफिशिएंसी एक आम बात हो गई है, रेदर मैं ऐसे कहूं कि जन समस्या हो गई है, या मैं ऐसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में विश्व के 10 मुख्य प्रमुख परेशानियों में से एक हो सकती है, ऐसा सुनने में आता है, कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है। तो आइए अपन विशेषज्ञों से इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। आपके सवाल मेरे द्वारा कि कैसे इस D3, B12 की का अभाव व्यापक होता जा रहा है, कैसे इससे अपन बच सकते हैं, उससे क्या परिणाम आ रहे हैं, परेशानियां हो रही है, और कैसे अपन एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, शुरू में आपसे। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कहा जाता है कि भारत देश में सबसे ज्यादा सनलाइट शायद 1, 2, 3 प्रदेशों में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी आती है। फिर यहाँ विटामिन D3 की, B12 की कमी सुनना ऐसा लगता है जैसे अजीब सा है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत ही ल्यूसिड इंटरवल आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो अक्सर लोग बात कहता है कि सूरज की रोशनी में विटामिन D डेफिशिएंसी नहीं होती, जबकि हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा सब जगह सूरज की रोशनी मिलती है। हालांकि सबसे ज़्यादा गुजरात में सूरज की रोशनी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे केस विटामिन D के कमी के पाए जाते हैं। अब आप ये बताइए, जब हम धूप में बैठेंगे ही नहीं तो हमें विटामिन D कहाँ से मिलेगा, हमें धूप कहाँ से मिलेगी? तो जो जीवन शैली है, जो धूप में नहीं बैठ पाते हैं, तो जो हम और हमारा जो खान पीने का जो वो है, उसके वजह से हमें विटामिन D की कमी हो जाती है, खाली धूप की वजह से नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये अगर देखा जाए तो जो ठंड का समय है, जो करीबन 4 से 5 महीने राजस्थान प्रदेश में ठंड रहती है, उसमें तो लोग काफी धूप में रहते हैं, फिर उसके बावजूद उनमें विटामिन D3, B12 की कमी क्यों पाई जाती है? आपने बहुत अच्छा काउंटर क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, क्या आपने देखा कि धूप में जब सर्दी के हम कितने कपड़े लेके बैठते हैं? हमारे पास स्वेटर होता है, कई लोग मफलर ओढ़ के बैठते हैं, कुछ लोग स्वेटर पहन के बैठते हैं। तो जो हमारा बॉडी का जो पार्ट है, खाली हाथ एक्सपोज होता है या थोड़ा सा फेस एक्सपोज होता है, तो एक्सपोजर जब हमारा बॉडी का नहीं होगा, हमारे शरीर का एक्सपोजर सूरज की तरफ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमें विटामिन D मिलेगा ही नहीं। अगला मेरा सवाल है कि जैसे यही बात मैंने अपने वीडियो में भी कही है कि जो परसेंटेज ऑफ फुटफॉल है
जैसे 200 पेशेंट रुंगटा अस्पताल में रोज आते हो ओपीडी में, तो उसमें से कितनी व्यापकता, कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट में वो लक्षण होते हैं जिनका अपने को टेस्ट कराना पड़ता है विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी का? देखिए, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं अपनी बात कहूँगा कि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर वो कुछ लक्षण ऐसे बताते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो, तो अगर मैं उनको पहले देखना चाहूँगा कि भाई इसको और कोई बीमारी नहीं है, जैसे कोई हाथ पाँव में दर्द बता रहा है या कोई और कोई तकलीफ बता रहा है, तो पहले मैं उसको वो टेस्ट कराना चाहता हूँ कि भाई जैसे वो कोई, जब मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी खराबी नहीं मिली तो मैं विटामिन डी का टेस्ट कराता हूँ। तो विटामिन डी का टेस्ट जब कराने में मैंने अधिकतर पाया है कि हालांकि मैं ये एक साथ में ये और बताऊंगा, जो मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी 1973 में, तो हम लोग बहुत कम विटामिन डी का टेस्ट कराते थे, लेकिन अब हमने देखा कि करीबन 2 के बाद लास्ट 15-20 सालों के अंदर विटामिन डी की कमी बहुत पाई जाने लगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग फिर हमने देखा कि विटामिन डी की टेस्ट का, तो लोगों में जो विटामिन डी कमी पाई गई, जो मेरे पेशेंट में बताता हूँ, तो जब लक्षण के आधार पर करीब 50-60 से 70% लोगों में वो विटामिन डी कमी पाई जाती है, जिसका मैं टेस्ट कराता हूँ। जिसका आप टेस्ट कराते हैं। हाँ। B12 के लिए? B12 की बात करूँ तो अगर मैं D3 के कंपैरिजन में B12 की तो कमी फिर भी कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं 30-40% तो B12 की भी कमी पाई जाई देखी गई है। तो काफी अच्छी मात्रा है, मतलब ये तो मतलब मानिए कि जो मरीज आ रहा है तो करीबन सब में ही संभावना हो गई कि उसमें D3 और B12 की कमी है। काफी पेशेंट्स में इस तरह की पाई जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो काफी संभावना है B12 और D3 की कमी पाई जाती है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि विटामिन D3 और B12 की कमी के अलग अलग, मतलब D3 की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आदमी खुद स्वयं समझ सकता हो कि साहब मेरे खान पान के सेवन में कुछ कमी आ रही है, और B12 की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ठीक है, मैं पहले आपको D3 की कमी के बारे में बताऊंगा कि D3 की डेफिशिएंसी से या D3 की कमी से क्या क्या लक्षण आते हैं। देखिए, हम D3 कमी को 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला बच्चे और फिर बड़े। बच्चों के अंदर जो D3 की कमी होती है उसके अंदर एक रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। अब आप मुझसे पूछोगे रिकेट्स क्या चीज़ होती है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि जो बोल, जो अपना जो माथा होता है, आपने देखा फोरहेड, वो एकदम ऐसे बाहर निकला हुआ होता है। आपने कई बार देखा कई बच्चों का माथा बाहर निकला होता है, और उनकी जो डिफॉर्मिटी मतलब हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और उनको ग्रोथ फेलियर होती है। बच्चे उस तरह से पनप नहीं पाते जैसे पनकते हैं। छोटा बच्चे को वॉक करने में दिक्कत हो जाती है, जो वॉकिंग या चलने की जो पीरियड होता है वो लेट हो जाता है। किसी को बोलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और हमारी मसल्स जो है वो छोटे बच्चों की बहुत कमज़ोर हो जाती है। और साथ ही जो है उनका जो चेस्ट होता है उसमें या छाती होती है, एक विशेष प्रकार का विकृति उत्पन्न हो जाती है जिसको हम पिजन चेस्ट बोलते हैं। यहाँ से एकदम छाती उभरी हुई आती है, तो इसको कहते हैं पिजन चेस्ट। इस तरह की बीमारी हो जाती है। तो ये सब तो ये बीमारियाँ जो मैंने बताई, जो रिकेट्स की बीमारी है, वो बच्चों में पाई जाती है। अगर हम व्यस्क की बात करें तो व्यस्क के अंदर विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक, मतलब हड्डियों में कमजोरी की आई जाती है, और हड्डियों में कमजोरी की वजह से वो जरा सा भी गिरते हैं तो गिरने के बाद उनको फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, और फ्रैक्चर होने के साथ ही उनकी जो है जगह जगह जो दर्द होना लग जाता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब मैं इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनके हाथ पांव में दर्द होता है, तो वो आके मुझे, तो मैं सोचता हूँ कहीं इनको बाइक तो नहीं है, तो मैं पहले बाइक के टेस्ट कराता हूँ। लेकिन मेरे को आश्चर्य की बात है कि बाइक के टेस्ट के बावजूद जब उनमें बाइक का नेगेटिव आता है और तब मैं D3 का टेस्ट कराता हूँ तो पता लगता है उनको D3 कमी है, और जब हम D3 देते हैं तो उनको बहुत आराम मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको मसल्स की वीकनेस, जॉइंट पेन, अनएक्सप्लेन्ड जॉइंट पेन, जिनका मतलब हम कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो और मसल की वीकनेस विटामिन D3 की कमी में पाई जाती है। साथ ही एक चीज़ और देखने में आई कि स्लीप डिस्टर्बेंसेज, कई लोगों में जो है स्लीप डिसऑर्डर भी कई बार जो है विटामिन D3 कमी से पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विटामिन D3 कमी से पाई जाती है। आपको अडल्ट और बच्चों के बारे में बताइए। तो ओल्ड एज पे भी कोई अलग असर होता है सर? तो ये ओल्ड एज के अंदर जो, क्योंकि विटामिन डी कमी हो तो जरा सा भी गिर जाता है, जैसे कोई बाथरूम में फिसल गिर गया तो मालूम पड़ा उसको फ्रैक्चर हो गया। मतलब एक छोटी सी, वैसे तो वो इस तरह के फ्रैक्चर को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, लेकिन वो क्या कि जरा सी चोट के अंदर गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनको फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये वृद्ध अवस्था में ये ज़्यादा कमी पाई जाती है, तो ज़्यादा फ्रैक्चर और ज़्यादा चोट लगती है, और जो कि बहुत ही खतरनाक होती है व्यस्त बुजुर्ग और ओल्ड एज के अंदर। तो हम अगर इसको क्वांटिफाई करके बोले तो D3 की कमी से मसल्स के और बोन के इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, B12 की कमी से क्या क्या लक्षण होते हैं डॉक्टर? देखिए, B12 की कमी से जो लक्षण होते हैं वो होता है, क्योंकि B12 जो है वो हमारे शरीर के अंदर एक तरह का खून बनाता है, मतलब जिसको खून की कमी हो जाती है तो उससे कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया। आपको देखा होगा खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं, तो हो जाता है एनीमिया कहते हैं, जिसे पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, या B12 डेफिशिएंसी एनीमिया।
मैं आपको फिर एक एग्जांपल इस बारे में बताना चाहूँगा। थोड़े दिन पहले एक केस आया, उसको हीमोग्लोबिन 4 ग्राम था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए करीबन 10 से 12 ग्राम होना चाहिए, जबकि उसका सिर्फ 4 ग्राम था। हमने 3 बोतल खून दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 6.8 हुआ। तो हमने सोचा ये क्या बात है, तो हमने उसके सब टेस्ट कराए, क्योंकि B12 थोड़ा महंगा टेस्ट था, फिर बाद में कराया तो पता लगा उसको B12 की कमी थी। तो हमने उसको B12 दिया और पेशेंट का हीमोग्लोबिन अब कुछ ही दिनों के अंदर 9.8 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि खून की कमी, पर्नीशियस एनीमिया, और फिर कई लोगों का पैर सुन्न होने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो हो जाते हैं। कहीं वो भूख की कमी हो जाती है, और मैंने कई पेशेंट में ये पाया कि उनको डायरिया या लूज मोशंस हो जाते हैं, और कई भूख की कमी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, और कई कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, हम किसी चीज़ में एकाग्रता नहीं कर पाते हैं। और एक जो है, जो अगर ओल्ड एज की बात करूं जिसके अंदर B12 की कमी होती है, तो उसके अंदर जो है डिमेंशिया नामक बीमारी हो जाती है। डिमेंशिया का मतलब है कि जो बिल्कुल कोई चीज़ समझते नहीं है, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, कुछ भूल जाना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की बीमारी भी प्रायः पाई जाती है। तो ये, और फिर वही इसमें के अंदर भी जरा जो वीकनेस और मसल्स पेन काफ़ी कॉमन पाया जाता है, काफ़ी मुख्यतः पाया जाता है। तो विटामिन B12 हमारे को मसल्स की प्रॉब्लम, याददाश्त की प्रॉब्लम, एकाग्रता की प्रॉब्लम, जैसे आपने शुरू में कहा था एनीमिक कंडीशन की प्रॉब्लम, और एनीमिक होने के तो कई और सारे दुष्प्रभाव भी हैं। तो कहने का मतलब है कि D3 और B12 हमारे पूरे संचार को, पूरे सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को, पूरे वर्किंग को अफेक्ट कर सकता है। और जो आज हम हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी मात्रा में टेस्ट कराए जा रहे हैं और जितनी में डेफिशिएंसी मिल रही है, इसका मतलब हर आदमी जो आज घूम रहा है, काम कर रहा है, वो एक अनुसार से किसी डेफिशिएंसी से पीड़ित है D3 B12 के, तो वो सिक है या वो पूर्ण एकाग्रता से या पूर्ण तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि बोन्स वीक होती हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स है जो D3 या B12 की कमी से अफेक्ट हो जाते हैं? मैं पहले D3 की बात करता हूं। आप जान के आश्चर्य होगा सर आपको कि 36 ऑर्गन आउट ऑफ 78 इन द बॉडी, मतलब 78 लोगों ऑर्गन में 36 ऑर्गन ऐसे हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अफेक्टेड होते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटेस्टाइन, मतलब हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर मतलब यकृत, फेफड़े, हार्ट, जॉइंट्स, स्किन में आपने देखा होगा, स्किन स्पेशलिस्ट, जब भी कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो B12 की दवा जरूर लिखता है। स्किन डिसऑर्डर, और कई बार ब्रेस्ट डिसऑर्डर, मतलब यूट्रस के जो होता है खराबी, वो भी जो है विटामिन डी कमी से पाई गई है। और अधिकतर हमें, और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी की डिजीज के बारे में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। तो इतने ऑर्गन्स को विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी अफेक्ट करती है। और B12 में सर? B12 में मेनली ब्रेन से रिलेटेड होती है, स्पेशली मतलब नर्व मतलब नसों से संबंधित होती है, जैसे हाथ पैर सुन्न होना, जैसे हमारा कंसंट्रेशन, ब्रेन के अंदर जो है कंसंट्रेशन कम होना, ब्रेन की चीज़ है। दूसरा खून की कमी होना, मतलब बोन मैरो है, और इस तरह की चीज़ें विटामिन B12 की कमी से कम हो जाती है। तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि विटामिन B12 जैसे एनीमिक कंडीशन पैदा करता है, तो ब्लड की डेफिशिएंसी, ये जो एनीमिक कंडीशन है, क्या ये ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी को ही, हर ऑर्गन को ही अफेक्ट कर देता हो कहीं? सब्सिक्वेंटली तो एनीमिया होता है, एनीमिया की वजह से तो सारे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग जो उसका फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो गया, सिर दर्द हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, भूख नहीं लगना हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी एनीमिया के लक्षण है वो सारे एनीमिया के लक्षण पाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक विचित्र बात मैंने कुछ सुनने को मिली थी बीच में, शायद आपसे ही बात हुई होगी, कि अगर किसी पेशेंट में कोई लक्षण नहीं पाया जाता, मतलब कि कोई लक्षण, मतलब लक्षण तो है दर्द के और परेशानी के, पर चीजें D3 और B12 की मात्रा भी सामान्य है, तो भी क्या D3 और B12 की दवाई देने पे उनको ऐसा होता है क्या? देखिए, ये मैं एक तरह से अंदर की बात वाली बात बता रहा हूँ आपको। क्या होता है जब हम देखते हैं कि भैया हमने उससे सारे टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट कराने के बावजूद उसको किसी टेस्ट में कोई खराबी नहीं आ रही है, हालांकि B12 भी नॉर्मल है, विटामिन डी भी बॉर्डर लाइन है, तो कई बार हमने देखा कि हम B12 और D3 देते हैं तो पेशेंट को अच्छा असर होता है, उसका अच्छा असर होता है। हो सकता है वो साइकोलॉजिकली हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको अच्छा फील होता है और वो आके हमें ये बताया साहब मेरे को इस दवा से आराम मिला। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि शायद इससे फर्क पड़ता है, इंस्पाइट ऑफ दैट कि उसको B12 D3 डेफिशिएंसी नहीं हो,
बट इस बात में ये मैंने कॉमनली प्रैक्टिस में देखा है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि D3 B12 का जो हमारी जानकारी है उसके बावजूद, मतलब जो सफिशिएंसी लेवल है उसके बावजूद भी उसका इंटेक कई बार फायदा दे जाता है पेशेंट को। अब मैं आगे आपसे एक बात जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि इतनी सारी समस्याएं हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से और हो रही है, तो इसका प्रचलन कब से बढ़ा? जैसे आपने बताया कि सन 2000 से 2000 से ऐसा क्या बदलाव आया? मैं आपको एक एक सवाल करके पूछूंगा कि ये क्या हमने अपने जीवन में या क्या हमारे तौर तरीके में, क्या हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे इकोसिस्टम में क्या बदलाव आ गए जिसके कारण आज हमारे को ये समस्या झेलनी पड़ रही है। इससे पहले मैं ये कहूंगा, इतनी परेशानी तो आदमी झेल ही रहा है, साथ में D3 B12 का टेस्ट शायद सस्ता भी नहीं होता, फिर इतनी परेशानी भी व्यक्ति झेल रहा है डेफिशिएंसी करके, और टेस्ट भी शायद महंगे हैं। तो क्या ये सही में टेस्ट महंगे हैं और क्या आप इसको अवॉइड करते हैं? मैं वापस आपके पहले इस प्रश्न के पहले हिस्से की तरफ आता हूँ। आपने मुझसे कहा कि 2000 के बाद मैंने प्रैक्टिस चालू करी 1973 से चालू करी, और 73 से 2000 तक करीब करीब हम कभी हार्डली को B12 और D3 का टेस्ट करा देते और बाद में कराने लगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप बचपन में थे तो आप गिल्ली डंडा भी खेलते थे, आप सितोलिया भी खेलते थे, और बच्चे क्रिकेट भी खेलते थे, तो वो सब लोग क्या धूप से एक्सपोजर होते थे। खाने पीने के अंदर आपको सब तरह के न्यूट्रिशन चीज़ें दिया करते थे, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता था कि हमारा B12 और D3 की डेफिशिएंसी नहीं होती थी। और जो आपने मुझे कहा कि ये जो अब क्या फ़र्क पड़ गया, अब ये फ़र्क पड़ गया कि आज हम जो है ज़्यादातर मोबाइल पे बैठे रहते हैं। आज हम हमारे बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते उसका मोबाइल छीन नहीं सकते। कल परसों मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बच्चे से छीन लिया मोबाइल तो उसने आत्महत्या कर ली। अब जब सारा टाइम बच्चा मोबाइल में बैठा रहेगा, धूप में निकलेगा ही नहीं, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहेगा, तो फिर उसको विटामिन डी की कमी आई जाएगी। और हम जैसे लोग सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और बिना ऐसे कि हम बैठ नहीं सकते, धूप में हमारा जाना होता ही नहीं है, तो ये वास्तविकता है कि हमें जो है B12 विटामिन डी की कमी स्वाभाविक है। तो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे यही पूछा कि ये जो टेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा है, पहले तो हम अपनी डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं, फिर क्या ये टेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा है, फिर लोग इससे अवेयर क्यों नहीं हो रहे कि मेरे को इतने पैसे भी लग रहे हैं और मैं बीमार भी रह रहा हूँ? आपकी जो टेस्ट कॉस्ट की बात करूं, इसके लिए मैं फिर एक अंदर की बात आपको बताता हूं। क्या है कि क्योंकि B12 और D3 बहुत महंगा टेस्ट है। अब जब मरीज मेरे पास इस तरह के सिम्टम्स लेके आता है कि भाई मेरे हाथ पाँव में दर्द है, मेरे कमजोरी आ रही है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे ये है, और सब टेस्ट उसके नेगेटिव आते हैं, तो मैं सोचता हूँ अगर टेस्ट कराऊंगा तो इसके इतने रुपए लगेंगे, तो क्यों नहीं मैं B12 D3 की दवा दे दूं। तो मैं उसको एम्पेरिकली, मतलब ट्रायल के तौर पर B12 और D3 की दवा दे देता हूं, और वो मुश्किल से 500-800 रुपये का दवाई होती है टोटल कॉस्ट, और मरीज ठीक हो जाता है, जबकि टेस्ट की कॉस्ट शायद मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार होती होगी। तो मैं कई बार इस तरह कोई गरीब पेशेंट होता है तो मैं मेरी ये जो टेक्निक अपनाता हूँ। एक बात मैं इसमें बीमारी वाली में भूल गया डॉक्टर साहब, मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से कैंसर के बचाव में प्रॉब्लम होती है, मतलब कैंसर की इम्यूनिटी जो है हमारी खराब होती है और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ये सही है? आपने सही सब फरमाया। अभी थोड़े दिन पहले पेपर में एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, वो शोध शायद मैनचेस्टर में या कहीं बाहर विदेश में हुई थी वो शोध, और उस शोध में ये देखा कि जो विटामिन डी हमारे जो कैंसर को प्रतिरोधक क्षमता लड़ने की जो सेल्स होते हैं उसकी कवरिंग में बनाने में विटामिन D3 मदद करता है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये इनडायरेक्टली कैंसर को बचाता है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट में नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद करता है। तो आपका कहने का मतलब है विटामिन D3 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है, और इम्यूनिटी वीक होने से हम कैंसर होने की संभावना हमारे को बढ़ जाती है। संभावना बढ़ती है या नहीं बढ़ती, पर ये बिल्कुल सही है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बड़ी अच्छी होती है, जिससे कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। ठीक है, तो मैं अब ये जो सवाल जवाब का सेशन है सर, इसको मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करूंगा कि जेंडर वाइज अगर अपन देखें तो मेल फीमेल में किसमें ये ज्यादा पाया जाता है, D3 की कमी, B12 की कमी? देखिए, ये जो है B12 और D3 कमी पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, और महिलाओं में भी जो महिलाएं धूप में नहीं जाती, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हमारी कई ग्रामीण महिलाएं हैं जो घूंघट में रहती है, और हमारी कई मुस्लिम समुदाय की बहनें हैं वो सारा दिन बुर्के में रहती हैं, तो उनको ये
जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। दूसरा, सबका खान पान आजकल बहुत चेंज हो गया, तो उसको करीबन महिलाओं, और हमारी महिलाओं का सबसे बड़ी काम बात क्या है कि वो पहले अपने पुत्र को, अपने पति को, उनको ज़्यादा ध्यान रखती है, फिर वो जो बचा कुचा वो खा लेती है, तो वो उनके न्यूट्रिशन भी कमी हो जाती है, तो महिलाओं में ज़्यादा होती है। महिलाओं में फिर जो है वो महिलाएं जो या तो स्तनपान कराती है, या गर्भवती होती है, और या मेनोपॉज में हो जाती है, उनको इसकी इसकी कमी ज़्यादा होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो जेंडर वाइज में D3 B12 की कमी फीमेल्स में ज़्यादा है। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो धूप वाले प्रदेश और जहाँ ठंड पड़ती है, जैसे अपने यहाँ 6 महीने धूप है और 6 महीने ठंड है, तो किस तरह से ये अफेक्ट करता होगा? अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धूप वाले प्रदेशों में बिल्कुल सत्य है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि जो है गाँव के अंदर कम होगी, शहरों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा होगी, क्योंकि शहर वाले जो लोग हैं वो धूप में कम जाते हैं। गांव वाले लोग फिर भी, तो जो धूप आती है हमारे प्रदेश में ज़्यादातर, उसके अंदर वो लोग विटामिन डी की कमी होती है, और धूप में ज़्यादा विटामिन डी नहीं होती है, जबकि शहरों के अंदर जो है वो कमी ज़्यादा पाई जाती है। और जहाँ तक सर्दी का सवाल है, तो सर्दी में क्या है कि कई बार धूप लेट निकलती है, कई बार धूप में हम बैठते तो हैं लेकिन हम कवर्ड बैठते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो इसलिए विटामिन डी की कमी हो सकती है, लेकिन गर्मी के अपेक्षा सर्दी में ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो विटामिन D3 की कमी तो होती है ज्योग्राफिकली, B12 का इससे कोई रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, सूरज की रोशनी और उसकी वजह से खान पान से फर्क पड़ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं ये, जैसे आपने एक टॉपिक लिया रूरल और अर्बन का, तो आपके पास तो दोनों तरह के पेशेंट आते हैं, गांव के भी आते हैं और शहर के भी आते हैं, और ज्यादा तो गांव के भी आपके पास, जो पुराने जहाँ पे बयाना के और कई और जगह के लोग आपके पास खूब ज्यादा आते हैं। तो रूरल में भी ये, मतलब वो तो खेतों में काम करते हैं, खुद हाथ से काम करते हैं, तो उनमें तो ये बीमारी या परेशानी कम मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए आज भी? नहीं, बहुत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूरल या मतलब ग्रामीण में विटामिन डी कमी कम पाई जाती है एज कंपेयर टू द शहरों के, उनमें विटामिन डी कमी कम पाई जाती है। हाँ, B12 की कमी उन महिलाओं में ज़्यादा हो सकती है और होती है, लेकिन D3 की कमी उनके अंदर कम पाई जाती है। फिर भी मात्रा अगर देखें तो मतलब अभी भी मतलब 10% ही है वहाँ पे, या अभी वो भी करीबन शहरों की तरह हो गए हैं? नहीं, उनमें भी लाइफ स्टाइल परिवर्तन की वजह से उनका भी बढ़ गया है 5-10%, लेकिन हाँ, उनमें भी काफ़ी नेगेटिव, मतलब काफ़ी बढ़ गया है उनके अंदर विटामिन डी की कमी। साहब, ये खान पान जो वेज और नॉन वेज है, इसमें मतलब मात्रा अगर देखी जाए तो D3 की और B12 की मात्रा किसमें कितनी है, या वेज वालों में कितनी डेफिशिएंसी पाई जाती है, नॉन वेज वालों में कितनी पाई जाती है? मैं विटामिन डी की बात करूं तो क्या है कि आजकल जो डेयरी प्रोडक्ट बहुत कम काम में लेते हैं, तो जो हमारे विटामिन डी है वो ज़्यादातर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में और या फिर नॉन वेज चीज़ों में या मांसाहारी चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे लीवर है, किडनी है, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए जो है मांसाहारी के बजाय शाकाहारी में इसकी कमी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा, B12 की जो कमी है, तो B12 की कमी क्या कि B12 जो है बहुत कम होता है वेजिटेबल्स के अंदर, और तो जो डेयरी प्रोडक्ट कम लेते हैं और जो वेजिटेरियन में हैं उनके अंदर B12 की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और स्पेशली वेगन के अंदर तो B12 की कमी बिल्कुल ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो बहुत कम डेयरी प्रोडक्ट या दूसरी चीज़ें काम में लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक मुझे बात याद आई इस पे कि एक हमने मतलब कहीं पढ़ा या सुना कि जो गार्डनिंग करते हैं या जिन्होंने मिट्टी में खेला और मिट्टी का खाया है, उसके B12 की थोड़ी सी एनरिचमेंट हो जाती है। क्या ये बात सही है? मैं इसके बारे में कुछ आपको बहुत पक्का नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे नोटिस में नहीं है क्योंकि न तो मैंने उनको कभी टेस्ट कराया, न मैंने कभी देखा कि उनको जो गार्डनिंग करते हैं या उनको कोई B12 कमी। हाँ, मैं लक्षणों के हिसाब से जरूर टेस्ट करा के देखता हूँ कि भाई उनमें कमी है कि नहीं है। तो अगर वो लक्षण नहीं बताते तो मैं किसी गार्डनर का टेस्ट कराता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इस बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगले सवाल पे, अल्कोहल इनटेक का विटामिन D3 की कमी पे और B12 का क्या कोई नेगेटिव दुष्प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। मैं जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं उनसे मैं 2 सवाल करता हूँ, क्या आप शराब पीते हो, क्या आप बीड़ी पीते हो? मैं पहले आपके शराब का जवाब देता हूँ। शराब पीने वालों को
B12 की कमी मिलती ही है। एक तो क्यों कि उनका लीवर खराब हो जाता है और लीवर के अंदर स्टोरेज होता है विटामिन B12 का, तो लीवर खराब हो जाता है। दूसरा क्या है कि हमें जैसे 1400 कैलोरी चाहिए या 1600 कैलोरी चाहिए, ये मेरे ख्याल से हमारी डाइटिशियन डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता पाएगी, तो 1400 या 1600 कैलोरी चाहिए। उसके अंदर हमने अगर 200 या 400 कैलोरी अगर शराब से ले ली तो ये वास्तविक है कि हम लोग बाकी कैलोरी हम नहीं ले पाएंगे, वो दूसरी चीज़ों से लेंगे, और जो पौष्टिक तत्व नहीं है तो हमारे B12 की कमी हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि कई शराब पीने वालों को मतलब जो है पीने के बाद या तो खाते ही नहीं है या वैसे ही सो जाते हैं या उनका खुराक बहुत कम होती है, तो उसके वजह से जो है वो विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपका कहने का तात्पर्य ये हुआ डॉक्टर साहब, जो मैं समझ पाया, कि अगर वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, पर वो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत कर रहा है, तो उसके इरेस्पेक्टिवली B12 D3 की कमी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। शराब पीने वालों को तो सब तरह की कमी होती है, कोई फायदा नहीं है इससे, कभी ही कभी पाई जाएगी। इसी तरह टोबैको जो है, मतलब बीड़ी या सिगरेट के सेवन से क्या D3 B12 का कोई संबंध है डॉक्टर साहब? सर आपने मेरी दुखती रख पर हाथ रख दिया, क्योंकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, क्योंकि मैं बेसिकली चेस्ट फिजिशियन हूँ, तो अगर मैं कोई भी पेशेंट मेरे पास आता तो सबसे पहले मेरा सवाल आता, बीड़ी तो नहीं पीते हो तुम? और मैं कई बार तो उसकी जेब तक चेक कर लेता हूँ कि अगर तू बीड़ी पीता तो फेंको, और मैं उसको ये उसी दिन से कसम दिलाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ तक कहता हूँ अगर तू बीड़ी या सिगरेट या गुटखा अगर छोड़ देगा तो मैं तुमको पार्टी दूंगा। तो सर D3 की जो डेफिशिएंसी है वो ऐसा देखने में आया है कि ये 5-6 तरह से विटामिन D को कम करता है। पहला देखा जाए तो ये जो है स्किन जो हमारी होती है विटामिन स्मोकिंग की वजह से वो बहुत वो हो जाती है, तो उससे जो उसका प्रिकर्सर पदार्थ है सन को चेंज करने का, जो सनलाइट को हमारे को विटामिन डी में बदलने का, वो कम हो जाता है, और इसकी जो है मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरा स्मोकिंग की वजह से हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे द्वारा बहुत सारे कारण हैं, कम से कम 5-6 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से जो लोग धूम्रपान करते हैं या बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं उनको विटामिन 3 की कमी पाई जा सकती है और पाई जाती है। मेरे को आपकी बातें सुन के कई मतलब घबराहट होने लग जाती है कि मैं D3 B12 की कमी नहीं रहे, मतलब मेरे भी कभी कभार हो जाती है, पर इतनी बातें एक बार में सुनते हैं तो काफी घबराहट सी और मन में चिंता हो जाती है कि हर ऑर्गन या हर बॉडी पार्ट अफेक्ट हो जा रहा है और उसके कारण भी अपन है, और जिसके कारण हमारे को बहुत दुख और दर्द झेलना पड़ेगा और साथ में महंगे इलाज को भी लेना पड़ेगा। आगे मैं ये पूछना चाहता हूं सर, इसमें अपना जो लाइफस्टाइल है, जिसमें मैं लाइफस्टाइल में कुछ चीजें जोड़ के पूछूंगा आपसे, कि जैसे हमारा खान पान फास्ट फूड अगर हम ले रहे हैं, जैसे अगर हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब जिसमें हम चलना फिरना कम हो गया, दौड़ना एक्सरसाइजिंग कम हो गया, फिर अगर मैं अगला पॉइंट लूं तो हम एयर कंडीशन में ज्यादा रह रहे हैं, हम फ्रिज में रख के खाना ज्यादा खा रहे हैं, फिर हम मतलब आज रात कल का खाना आज खा रहे हैं, या फिर मैं आपको कहूं कि हम RO का पानी का सेवन कर रहे हैं। इन चीजों का, अच्छा हमारे स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, है ना, हम हमेशा किसी चीज को सोचते ही रहते हैं और दिमाग में चलाते रहते हैं, तो क्या इन चीजों का इम्पैक्ट भी विटामिन D3 B12 की डेफिशिएंसी के लिए मतलब इम्पैक्ट करता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, जो आजकल का ज्वलंत प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी आज संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो लाइफस्टाइल हमारा है वो है हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते नहीं हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया, तो इसलिए सारा दिन हमारी सेडेंटरी लाइफ रहती है, तो हमारे को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसका जो विशेष दुष्प्रभाव होते हैं तथा उससे विटामिन डी कमी हो जाती है। तीसरा यह है कि जो आपने कहा कि हमारा खान पीन जो है, तो खान पीन के अंदर जो फास्ट फूड खाते हैं, तो जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और ज़्यादातर तो मतलब नाम भी नहीं आता क्योंकि मैं तो 2 ही नाम ज़्यादातर जान रहा हूँ, तो पिज़्ज़ा बर्गर और ये नहीं पास्ता है और एक वो नूडल्स है, समथिंग लाइक दैट। तो अब इन चीज़ों को खाने से आप बताइए विटामिन डी कहाँ से आएगा, B12 कहाँ से आएगा? तो ये तो कमी मतलब निश्चित है कि मतलब अगर हमारा फूड ही ऐसा होगा, हम आहार ही ऐसा करेंगे, और यही वजह है सर कि जो पहले के ज़माने में B12 हम नहीं कराते क्योंकि हमारा ये फूड था ही नहीं, हमारा फूड बहुत बढ़िया, हमारा खाना बहुत बढ़िया था, हमारा खाना बहुत पौष्टिक हुआ करता था, इसलिए हमें B12 D3 की कभी कभी महसूस नहीं होती थी ज़्यादातर। सर मैंने एक रोचक बात जानी, मतलब मेरे लिए रोचक थी, मैं ऐसे ही वेब पे ब्राउज कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि D3 B12 की जो कमी है वो कब से ज़्यादा बढ़ी, तो उसमें दिखाया उसने कि 2000 से ज़्यादा बढ़ी है। फिर मैंने ये पता करने की कोशिश करी कि RO का पानी का
यूटिलाइजेशन यूसेज कब बढ़ा, तो उसमें आया कि 1990 से शुरू हुआ करीबन, और 2000 से इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा। मैंने फिर जानने की कोशिश करी दोनों में कोई संबंध है क्या, तो जो वेब है उस पर ये जानकारी मिलती है कि D3 और B12 की कमी साथ साथ में बढ़ रही है। और देखा जाए तो जैसे आरओ वाटर जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, या अपन कहे जो क्या बोलेंगे कि एलिमेंट्स होते हैं जो एक शरीर के अंदर चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम या फिर अपन कॉपर या इस तरह के जिंक है, तो ये निकाल देता है। क्या इस मतलब उसका तो मतलब वेब के हिसाब से देखूं तो उसमें तो डायरेक्ट लिंकेज था कि भाई आरओ का पानी भी अगर जो हम ले रहे हैं उसके कारण हमारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स चले जा रहे हैं, और इसके कारण भी D3 और B12 की कमी हो रही है। क्या ये सही है सर? देखिए सर, मेरी टेक्स्ट बुक में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आरओ की वजह से विटामिन डी कम हो जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आरओ की कमी से कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो हमें उस पानी में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो हो सकता है उसकी कमी हो। अब अगर कोई इनडायरेक्टली कोई ऐसा एलिमेंट हो जो मतलब D3 को एक्टिवेट करता हो या D3 ट्रेस हो, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। हो सकता है कमी होती हो, बट मैंने नहीं पढ़ा। जानकारी में एक बात बताता हूँ कि हमने हमारे घर में पिछले 6 महीने से आरओ बंद कर दिया है, मतलब 6 या 5 महीने से, और उससे हमारी लाइफ में मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। रेदर मैं समझ रहा हूँ कि हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और जो हमारे को कई बार शरीर में अलग अलग जगह दर्द होते थे वो भी थोड़े कम ही अनुभव। मैं आपसे क्या काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ कि भाई ये बताइए मुझे, अगर आपने आरओ बंद कर दिया तो क्या आपने ये पाया कि आप में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ज़्यादा हुई? क्योंकि हम आरओ क्यों काम में लेते हैं? हमारे आरओ का मतलब सिर्फ ये है कि जो पानी हमें दूषित मिलता है, आजकल आपने पढ़ा होगा पेपर में कई जगह दूषित पानी आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो हम वो दूषित पानी को स्वस्थ करने के लिए या उसे स्वच्छ करने, तो मैं इसकी जानकारी देना चाहूँगा आपको, मतलब मेरे अनुभव का जो भी है कि हम लोग क्या है, पानी जैसे हमारे बोरिंग का आता है, फिर हम उसको उबाल लेते हैं रात को, फिर छान के फिर रख देते हैं। तो हम जो पुरानी पद्धति है उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी प्री कंडीशन थी, चाहे जो भी जिस चीज में आप पूछ रहे हैं, वो यथावत है या थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा कभी कभार होती है। नहीं, आपने तो सुपर आरओ काम में ले लिया। पानी उबाल के पीना तो सबसे बढ़िया बात है, उसमें नई इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। पर कहने का तात्पर्य है कि ये न्यूट्रिएंट्स अपने लिए बहुत काम के हैं, ऐसा समझ के, क्योंकि मैं अस्पताल से रिलेटेड कार्य में जुटा हुआ हूँ, तो मैंने फिर ये हमने अनुभव किया और अपने घर में आरओ का उपयोग खत्म कर दिया, और उसमें हमने देखा आरओ के कारण पानी भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो दोनों ही कारणों से हमने कोशिश करी है कि गर्मी भी जो अभी इस बार की पड़ी है वो अपने को इस तरह का मैसेज देती है कि पानी का अपने को बचाव करना चाहिए। तो कुल मिला के हमने वैक्सीनेशन भी कहीं हमारे जो ये कोविड के टाइम हुआ, क्या इसका भी हमारे शरीर में विटामिन D3 और B12 की कमी का कोई कारण है? ये मैंने कहीं नेट पे ब्राउज करते हुए, इसको ढूंढते हुए मुझे मिला था मैटर कि इसके कारण भी इसमें असर आया है। देखिए सर, बड़ा कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है, मैं कुछ इसमें बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, जो मीडिया में बहुत आजकल चला, जो न्यूज़ में आया, जो कई जगह की स्टडीज़ थी, कई कुछ आई, उनमें ज़रूर वो बात है जो आप मुझे कह रहे हैं। शायद हो सकता हो पढ़ाओ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर पढ़ा भी है तो पहले जान बचानी जरूरी थी, ये तो हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। सही है, उस समय जब कोविड का जो हम मर रहे थे, लोग वाग ऐसे मर रहे थे कि पूछो मत, तो हम उसको पहले कोविड बचाना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। विटामिन डी की तो हम कभी पूरी कर सकते हैं, इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल विटामिन डी पूरी करने की तो हम कभी भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे समय उस समय वो ज़्यादा उपयोगी था कि हम उसको कोविड से बचाएं, रादर देन दिस कि उसको विटामिन डी की कमी या किसी और चीज़ को रोकें। अब अगला सवाल मैं मनीला जी से, डाइटिशियन जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो कमी है विटामिन D3 और B12 की, इसको मतलब फुलफिल अगर करना चाहे नेचुरल सोर्सेज से, तो उसमें D3 जैसे मुझे D3 के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि D3 किन किन चीजों में मतलब वेजिटेरियंस को और नॉन वेजिटेरियंस को पाया जाता है, जिससे वो अपना मतलब स्वयं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए D3 का इंटेक अपने नेचुरल सोर्सेज से बढ़ा सके, B12 का इंटेक अपने नेचुरल सोर्सेज से बढ़ा सके। थैंक यू सर पूछने के लिए। सर D3 का सबसे पहला नेचुरल सोर्स है हमारा सनलाइट। अगर हम रोज आधा घंटा जितना ज़्यादा हम अपनी स्किन एक्सपोज करके बैठ सकते हैं, अगर हम वो अर्ली 7 to 10 के बीच में अगर हम उस समय बैठें
तो हमारा एक नेचुरल सोर्स रहेगा फॉर्मेशन का विटामिन डी का हमारी अपनी बॉडी में। 7 to 10 में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज उसके बाद की थोड़ी अनकंट्रोलेबल हीट हो जाती है जो हम नहीं ले पाते हैं, और यूवी रेज इंक्रीज हो जाती हैं जिससे स्किन का प्रॉब्लम भी होता है। प्लस खाने में जैसे दूध, दही, पनीर जो अक्सर हमारे, चाहे हम वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, हम ये सभी लेते हैं अपने घरों में, तो दूध, दही, पनीर का जितना ज़्यादा सेवन करें उतना अच्छा है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में भी विटामिन डी होता है, जैसे अंडे, पूरा अंडा, उसमें ऐसा नहीं कि हम पीला भाग हटा दें और सरस सफ़ेद भाग ही खाएं, पूरा अंडा योग के साथ हमें लेना चाहिए। साथ ही के साथ फिश के कुछ सोर्सेज होते हैं, जो लीन फिश होती है वो बहुत अच्छी विटामिन डी का सोर्स है। और जैसे हम लीन मीट में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर, किडनी, इसमें भी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स रहता है। साथ ही साथ जैसे कुछ बादाम, अखरोट में भी बहुत माइन्यूट उसमें रहता है, तो ये हम एक नेचुरल सोर्स ले सकते हैं, से हमें विटामिन डी जरूर मिल सकता है। तो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जो इनमें विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है? बहुत कम सर, बहुत ही ट्रेस उसमें विटामिन डी रहता है, मतलब नहा के ही बराबर रखें। ज्यादातर जो एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दूध, दही, पनीर और इन सब में ज्यादा रहता है। अच्छा, और B12 का सोर्स भी सबसे ज्यादा एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही रहता है, जैसे फिश, लिवर, किडनी, मीट, चिकन, मटन, इन सब में ज्यादा रहता है। बट उसमें बहुत ही स्लाइट अमाउंट हमारे एग में और मिल्क में एंड नट्स में बहुत ही मामूली मात्रा में ये हमें मिल सकता है इनसे। तो कहने का तात्पर्य कि वेजिटेरियंस का कोई और सोर्स है ही नहीं? वेजिटेरियंस के बाद लिमिटेड चॉइसेस हैं। अगर उसमें भी अगर हम वीगन हो जाते हैं, हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल हटा देते हैं, तो हमारा ना के बराबर सोर्सेज हमारे वेजिटेरियंस में रह जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर वेजिटेरियंस को क्या करना चाहिए, मतलब कैसे वो अपनी B12 की सफिशिएंसी को करें, किस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, B12 की मात्रा पूरी रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए? तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जरूर लें, उसको रेगुलर बेसिस पे अपने साथ में। प्लस नट्स पे ज़्यादा फोकस करें, अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये जो जितने भी नट्स हमारे आसपास जो हमारे घरों में अवेलेबल रहते हैं उनका सेवन ज़्यादा करें। प्लस आजकल कुछ सीड्स भी आ गए हैं, जैसे अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत महंगे भी सोर्सेज नहीं हैं, तो इनको भी हम अपना थोड़ा सा अपने डाइट में अगर हम 2 से 3 चम्मच भी इंक्लूड अगर हम रोज करेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब हम माइनस में नहीं जाएंगे, हम एक लेवल मेंटेन कर पाएंगे अपने। इसमें मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि मैंने अक्सर देखा है दोस्तों में, जानकारों में ये बात करते हुए कि डॉक्टर ने हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिया है। तो ये कंडीशन जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने की और लोग बंद कर देते हैं या कहते हैं मैं लैक्टेज इंटॉलरेंस हूँ, तो ये क्यों हो रहा है और क्या उनका फिर B12 D3 कमी हो जाएगी, तो फिर क्या वो एक नए प्रॉब्लम में नहीं आ जाएंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हम उसको लैक्टोज दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अब एक बीमारी को ठीक करना ज़्यादा जरूरी है। जैसा आपने पहले सवाल में कहा कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट, उसी तरीके से पहले उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस ठीक करना, अदरवाइज उसको सारी विटामिन डी कमी हो सकती है, वो बीमार रहेगा बच्चा, उसका मतलब ग्रोथ या वो न्यूट्रिशन ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसको B12 ऊपर से सप्लीमेंट कर देते हैं। मैं आपसे फिर एक सवाल इसमें पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि फिर वो छाछ और लस्सी ले ले, कोई फर्मेंटेड पार्ट ले ले, वो तो पूरा बंद करके ही बैठ जाते हैं कि साहब डॉक्टर साहब ने हमारा दूध से और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बंद कर दिया है, तो जो उसका सोर्स है, मतलब जो दूध कोई अपाचन करता है या कोई प्रॉब्लम करता है लैक्टेज इंटॉलरेंस, तो उसका फॉर्मेट ही बदल जाता है, जैसे वो दही, छाछ। इसमें क्या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, समटाइम मिल्क प्रोडक्ट्स वो भी आ जाते हैं जो आप बता रहे हो, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि दूध के बजाय अगर हम दही या छाछ लें तो शायद वो फायदेमंद रहेगा, और उसकी वजह उसमें और भी जो लैक्टोबैसिलस है या और भी जो दही के अंदर होते हैं वो उसकी इंटेस्टाइन को और अच्छा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग अपना दूध या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करते हैं उसकी वो कोई अवधि नहीं रखते, फिर वो करीबन साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल बंद ही रखते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हूं, मैं तो लेता ही नहीं। अब ये जो आपने कहा कि एक समय तक बंद रखें, तो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं क्या वो लिखते हैं कि यार 1 महीने के लिए बंद रखिए, उसके बाद शुरू करेंगे? देखिए ऐसा है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने 1 महीना या 2 महीना 3 महीने बंद किया, फिर उसको क्या थोड़ा प्रोडक्ट देके देखते हैं,
अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कंटिन्यू, और या फिर उसका एक टेस्ट कराते हैं, जो टेस्ट होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस टीटीजी या कोई और कोई दूसरा टेस्ट होता है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट होता है, वो करा के देख लेते हैं। अगर उसकी मात्रा ठीक हुई तो वो वापस चालू कर सकते हैं। पर जैसा देखा गया या पाया गया, मतलब मेरा अनुभव के हिसाब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये वापस शुरू होने का मैंने देखा नहीं लोगों में होते हुए। ये डिपेंड करता है चिकित्सक से, चिकित्सक को मॉनिटर करना चाहिए, अगर उसको शुरू हो तो शुरू करना चाहिए। सपोज ये बात सही है, उसको बाद में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, बाद में कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि वो इनको टॉलरेट करने लग जाए तो उसको चालू करना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि ये जो नेचुरल सोर्स तो मैडम ने बताया कि यहाँ से मनीला जी ने बताया कि इन पदार्थों से अपन ले सकते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि अगर इससे हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आर्टिफिशियली हमें कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, थोड़ा सा इसकी आप जानकारी अगर हमें देंगे। देखिए, जो हम ये देख लेते हैं कि भाई इसको विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद उसको उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि उसका कितना लेवल है विटामिन डी का। उसको हम 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है डेफिशिएंसी है, एक है इनसफिशिएंसी, एक नॉर्मल वैल्यू। तो अगर डेफिशिएंसी है मतलब 10 से कम हुआ विटामिन डी का लेवल, और जो कोई विटामिन डी भी एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, D2 और D3, तो हम D3 टेस्ट कराते हैं। तो D3 की वैल्यू अगर मान लो 10 से कम है तो बहुत कम है, तो हो सकता है हमें इनिशियली उसको इंजेक्शन देना पड़े और उसके बाद उसको टैबलेट पर शिफ्ट कर दें। टैबलेट जो है हम 7 दिन में एक बार और या 7 दिन में 2 बार भी दी जा सकती है, डिपेंड करता है कि उसको कितना D3 कम है, लेकिन जो सब वो दी जा सकती है। और जहां तक B12 का सवाल है, हाँ D3 में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये नहीं कि D3 हम लेते जाएं। D3 जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये नहीं कि हम अगर इतने आपको बताई चीजें कि भाई विटामिन डी से ये हो जाता है और वो हो जाता है और आप विटामिन डी लेते ही जाएं, तो विटामिन डी ज्यादा होने से आपको नुकसान भी हो सकता है। इससे भूख लगना बंद हो सकती है, इससे आपको नोजिया मतलब उल्टी का जी हो सकता है, और कई बार ऐसा आएगा लीवर में गड़बड़ हो सकती है, और इवन कई बार ऐसा आएगा किडनी फेलियर तक के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आपने विटामिन डी बहुत एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया। तो ये, लेकिन ये B12 के साथ नहीं है। अगर B12 कम है तो हम क्या करते हैं कि B12 या तो उसको वही कम कितना कम है उस पर डिपेंड करता है, पेशेंट को लक्षण कैसे उस पर डिपेंड करता है, या तो हम उसको इंजेक्शन देते हैं और या उसको, जैसे मैंने जो केस आपको बताया अभी, उसको हमने इंजेक्शन दिए IV, और या हम उसको इंजेक्शन IM लगा सकते हैं। और अगर लगता है कि पेशेंट इंजेक्शन लगाने में सक्षम नहीं है, लगा नहीं पाता, तो हम उसको टैबलेट देके भी B12 का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कितना समय लग जाता है D3 के रिप्लेसमेंट में या B12 के रिप्लेसमेंट? B12 तो जल्दी बढ़ जाता है सर, फटाफट एकदम बढ़ जाता है। जैसे हमने इंजेक्शन दिया, टैबलेट दिया, B12 तो बढ़ने लग जाता है, लेकिन D3 के लिए कई सप्ताह लग जाते हैं। अगर हम नॉर्मल कोर्स में देखें तो हम कम से कम 8 वीक से 12 वीक तक तो उसको विटामिन डी की दवा देते ही हैं, और वो दवा 1 से वीक अगर सप्ताह में एक बार, कम से कम उसको 8 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक देते हैं। उसके बाद हम डिपेंड करता है कि उसका विटामिन डी क्या है, कितना है, कितने उसके लक्षण है, उस हिसाब से उसको या तो 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार उसको विटामिन डी देते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी जरूरी या फिर ऐसी जानकारी बताई जो आदमी को ध्यान रखनी है साइड इफेक्ट के बारे में। तो मैंने कहीं पे इसके बारे में भी अपने या तो वेब के थ्रू या कहीं पे व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू देखा होगा कि ये जो हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ विटामिन लेते हैं, इसके कारण बॉडी में अदर विटामिन के एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। क्या ये सही है? अगर सही है तो इसमें क्या किया जाना चाहिए? हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसके लिए? देखिए सर, इसको मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि 2 दवाई आपस में ऐड कर जाती है। अब कई बार ऐसा देखने में आया कि हम 2 दवाई एक साथ दे देते हैं और वो दवा ऐड कर देती है, पेशेंट को सूट नहीं करती है। तो इसी तरह क्या है कि अगर हम आज का जैसा ट्रेंड है कि विटामिन डी के साथ विटामिन B12 भी है, कैल्शियम भी है, और मैग्नीज भी है, और भी कई मिनिमल सॉल्ट वगैरह आते हैं, और वो सब हम ले लेते हैं। और ज़्यादा ट्रेंड ये रहता है कि मल्टीविटामिन दी जाती है, लेकिन वो इंटेस्टाइन में जाके ये संभव है कि वो दूसरे कोई जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है या इंपॉर्टेंट अवयव है, इंपॉर्टेंट विटामिन है, उनको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम खड़ी करे। इसका तरीका तो यह है कि हम जो डेफिशिएंसी है वही दें, इसके बजाय कि हम मल्टीविटामिन दें। अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो खाली विटामिन डी दें, बी की कमी है हम खाली विटामिन B12 दें। तो डॉक्टर साहब, क्या मैं इस बात से ये मानूं कि हमें मल्टीविटामिन नहीं लेने चाहिए? मतलब एक गोली जिसमें मल्टीविटामिन हो उसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए क्या है कि अगर हम
हमें जब लगता है कि मरीज को बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत सारे विटामिन की कमी हो सकती है, तो क्या कन्वीनियंट ऑफ डोजेस, मतलब उसको ये ठीक रहता है कि दिन भर में 4 गोलियां कहां से खाऊंगा मैं, और कोई ये तो है नहीं खाली विटामिन B12 है, उसको D3 कमी है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी होती है, 4 गोली वो अच्छा, अगर हम अलग अलग देते तो नंबर ऑफ टैबलेट्स बहुत हो जाती है। तो हम अभी ये देखते हैं कि भाई इसको कौन सा सिम्टम्स ज्यादा है, कौन सा सिम्टम्स कम है, और कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत है, उसको देखते हुए हम उसको मल्टीविटामिन दे सकते हैं और देते हैं। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने यहाँ D3 B12 डेफिशिएंसी या उसके कारण परिणाम या क्यों हो जाता है, ये सारों के बारे में चर्चा हुई। एक सवाल यही चर्चा करते करते मन में आया कि हम D3 और B12 की बात एक साथ क्यों करते हैं? भाई D3 की डेफिशिएंसी की बात अलग करनी चाहिए, B12 की अलग करनी चाहिए, तो ये D3 और B12 का आपस में लिंकेज क्या है? आपने मुझे लक्षण पूछे थे, जब आपने मुझसे जब डॉक्टर साहब ने मुझे सोर्स बताए थे, तो आपने नोट किया होगा कि काफी लक्षण मिलते जुलते लक्षण है और काफी सोर्स मिलते जुलते हैं। तो अब इन चीजों को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि भाई B12 का है या विटामिन डी है। आपका एक क्वेश्चन और था अभी भी, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, कि कोई मतलब आपस में एक्शन तो नहीं होता विटामिन का, तो हम सोचते थे जब अगर हमको टेस्ट ही कराना तो दोनों टेस्ट करा के देख लेते हैं, हो सकता है एक ही कमी हो सकता है D3 नॉर्मल हो और हम जबरदस्ती दें तो उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए B12 D3 हम अलग अलग टेस्ट करा देते हैं। अगर हमें लगता है कि खाली B12 नहीं है तो हम B12 क्यों देंगे, खाली तो उसको पेशेंट को आर्थिक नुकसान करे, इसलिए हम उसको दोनों को टेस्ट करा देते हैं और सिम्टम उसको लक्षणों को एक से वो देखते हुए और फिर जो जिसकी कमी होती है वो दवा दे देते हैं। बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब, मतलब ये तो सवाल ऐसे मन में आया कि इतनी देर से गाड़ी दोनों पहियों पे क्यों चल रही है, एक पहिए पे क्यों नहीं चले, तो मेरे मन में ये सवाल आ गया। आज की जो जानकारियां हैं, मतलब मेरे लिए भी कई चीज ऐसी है नहीं जो मुझे पता चली, जबकि मैं इसी विषय में मतलब चिकित्सा के विषय में पूरे समय रहता हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर खंडेलवाल साहब से इतना समय लेके बात कर पाना बहुत आसान नहीं है। उनके जो मरीज रहते हैं उन्हीं को पूरा समय डॉक्टर साहब का नहीं मिल पाता, वो परेशान रहते हैं। मतलब और ये जो अंदर की बातें डॉक्टर साहब ने बताई, जो ये शायद वैसे तो बिल्कुल भी नहीं बताए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मंच पे बात करना और जान पाना मुश्किल है। एक सेकंड आपको बीच में रुकूंगा, आपने भी मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी आज। क्या आरओ वाली बात बताई, आपने वैक्सीन वाला क्वेश्चन पूछा, आपके जो क्वेश्चन आंसर जो आपके थे वो बहुत ही अच्छे थे, और ये हमारे पब्लिक के लिए, हमारे बहनों भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस आपने पूछे जो लोगों के बीमारी में बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आप स्वस्थ रहें, तो D3 और B12 की कमी क्यों होती है, इससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, किस किस तरह के सवाल आप सबके मन में जो आते रहे हैं, उन सबको हमने आंसर करने की कोशिश की। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर PP खंडेलवाल साहब और वरिष्ठ डाइटिशियन मनीला जी, दोनों ने अपने अनुभव, अपनी जानकारियां साझा करी। मेरी समझ में आप लोग इस वीडियो को देख के इसकी गंभीरता समझ ही जाएंगे और आज से ही अपना जीवन शैली को परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में जरूर सोचेंगे और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ जयपुर, स्वस्थ राजस्थान, स्वस्थ भारत बनने के लिए हम जो मतलब एक स्वस्थ भारत होगा तो ही विश्व गुरु भारत बनेगा। तो इसके लिए जो नींव रखनी है हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि आप सब स्वस्थ हो, आपकी जो जानकारी का जो आपको चाहिए वो आपको मिले, और उसके बाद हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के एक अभियान करें कि हम अपनी जीवन शैली को सही करेंगे। ये आर्थिक और इन कारणों से जो हम अफेक्टेड है उनमें हम अपना बचाव करके अच्छी जीवन शैली जी के हम इन चीजों में D3 और B12 की कमी से लड़ पाए और हम स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब आपने इतना समय दिया, मनीला जी आपने इतना समय दिया और सबको ये जानकारी दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं आप सबको इससे लाभ होगा और हम सब जुड़ के एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ जयपुर, स्वस्थ राजस्थान बना पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।